फिर समझाइए। फिजिकल क्वांटिटी, हाँ फिर से बोलो। हेलो, देखो फिजिकल क्वांटिटी को हमने अंडरलाइन क्यों किया है। क्वांटिटी दो टाइप के होते हैं, एक होता है फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा होता है नॉन फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी जिसे हम लोग देख सकते हैं, जिसे हम लोग मेजर कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। नॉन फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं, जिसे हमें मेजर नहीं कर सकते। लाइक अगर एग्जांपल कोई बता सके नॉन फिजिकल क्वांटिटी का। मैसेज भी कर सकते हो। नॉन फिजिकल क्वांटिटी का एग्जांपल, ऐसा कौन सा चीज है जिसको आप मेजर नहीं कर सकते। एयर, एयर मेजर कर सकते हैं भाई। वॉल्यूम 10 by 10 मीटर क्यूब। रिस्पेक्ट, हाँ, रिस्पेक्ट, रेस्पेक्ट, यस वेरी गुड। कौन बोला? अम्बुज, अम्बुज, हाँ अम्बुज, वेरी गुड। रेस्पेक्ट है, और कोई? नॉलेज, अगम प्रताप ने बोला है, वेरी गुड। इमोशंस, इमोशंस, ज्ञान, टैलेंट, ठीक है। तो इन सारी चीजों को आप मेजर नहीं कर सकते, जिसको हम लोग बोलेंगे Talent. नॉन फिजिकल क्वांटिटी। हाँ वेरी गुड, टैलेंट, टैलेंट भी। सो नॉन फिजिकल क्वांटिटी उसको हम लोग बोलेंगे जिसको आप मेजर नहीं कर सकते हो। फिजिकल क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो, लाइक वेलोसिटी, ठीक है, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एनीथिंग यू कैन मेजर इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। सो ये हो गया हमारा यूनिट। यूनिट को हम लोग टोटल दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से? यूनिट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट वन इज फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, और दूसरा है डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट, तो फटाफट लिखते जाइए। फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट हो गया। फंडामेंटल यूनिट किसको बोलेंगे? फंडामेंटल यूनिट, नाम सही लग रहा होगा। फंडामेंटल मतलब बेसिक, है ना, जिसका कोई और फर्दर टुकड़ा नहीं हो सकता, जो है इसी से बना है। सो फंडामेंटल यूनिट इसको बोलते हैं द बेसिक यूनिट फ्रॉम विच ऑल द यूनिट्स आर डिराइव्ड आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। हो गया? यस सर। ठीक है, टोटल 7 तरह के फंडामेंटल यूनिट है, पता है तुम लोगों को? सबसे पहला है मास, और इसका यूनिट है केजी। दूसरा लेंथ, जिसका यूनिट है मीटर। थर्ड टाइम, टाइम, यूनिट सेकेंड। सेकंड, फोर्थ इलेक्ट्रिक करंट, करंट, यूनिट एम्पियर, एम्पियर। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, टेम्परेचर, यूनिट केल्विन, डिग्री सेल्सियस भी होता है ना? यस सर, फ़ारेनहाइट भी। ओके, लेकिन केल्विन एसआई यूनिट है। ये जितना भी मैंने लिखा ये सब के सब क्या है? एसआई यूनिट, ठीक है। पूरा यूनिट थोड़ा आप लोग जल्दी जल्दी कवर कराता हूँ, अदरवाइज इसमें टाइम लॉस हो जाएगा। यूनिट आप लोग को आना जरूरी है, बिकॉज यूनिट पर ही आपके मोशन के बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर,
है ना, किलोमीटर पर सेकेंड, मीटर पर आवर, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसमें फिर यूनिट नहीं पता फंस जाते हैं। अच्छा 6, उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस यूनिट, मोल, हाँ जी, किसी का साउंड लैग कर रहा है सर। मोल Mole. मोल, मोल, ओके। 7th, 7th ल्यूमिनस इंटेंसिटी, 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 और ये क्या हो जाएगा? कैंडेला, Candela. Candela. कैंडेला, शॉर्ट फॉर्म सीडी। ये सब पता है, ये सातों को हम लोग क्या बोलेंगे? फंडामेंटल यूनिट। तो लिख लो, जिसको नहीं पता है या पता है तो भी लिख लो, ये याद होना चाहिए। बेसिकली जो हम लोग जब हम लोग मोशन पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा हम लोग यूज इसका करेंगे। सर किसी का साउंड लैग कर रहा है सर। किसका कर रहा है ये कैसे पता चलेगा? बोलोगे नहीं तो साइलेंट में चले जाते हो तुम लोग, या फिर मैसेज में बोलो, यस सर देखिए। ठीक है? ओके, सो लेंथ का मीटर और टाइम का सेकंड, ये हम लोगों को सबसे ज्यादा यूज में आने वाला है जब हम लोग मोशन स्टार्ट करेंगे तो। और बाकी सब अपने नॉलेज के लिए स्टार्ट याद कर लो, बिकॉज हम लोग साथ साथ में एनटीएससी का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो एनटीएससी के लिए ये सब सारा जानना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्लियर? वैसे आपको Yes, चैप्टर sir. वाइज जैसा नाम तो नहीं आता है यूनिट एंड डायमेंशन का, लेकिन फिजिक्स अगर आपको जानना है, मीन्स आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर आपको इंग्लिश जानना है तो एबीसीडी जानना जरूरी है। नहीं तो डायरेक्ट इंग्लिश बताना स्टार्ट करेंगे, एबीसीडी आता नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो ये आपका एबीसीडी है, ठीक है? यूनिट एंड डायमेंशन का, इसमें से लेंथ का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकंड, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे बार बार पूछा जाएगा। ओके, उसके बाद आता है डेराइव्ड यूनिट। मीटर हो इसे? यस सर। ओके, इसके बाद आता है डेराइव्ड यूनिट। डेराइव्ड यूनिट किसको बोलते हैं? जो फंडामेंटल यूनिट से डेराइव होता है। डेराइव मतलब बना होता है ना? डेराइव्ड यूनिट, the unit which is derived from fundamental unit are called derived unit. डिराइव्ड यूनिट। ये सब लिख लोगे ना? डेफिनेशन लिख लोगे? यस सर, एग्जाम्पल क्या लिखोगे इसमें? फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। न्यूटन, बोले तो कैपिटल एन। और क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है क्या? अच्छा, केजी क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास। मास, मीटर क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ, और एस, एस क्या है? सेकेंड, टाइम। फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेकेंड। इसका मतलब ये जो फोर्स है वो किससे बना है? ये सारे के सारे डिराइव किए गए किससे? फंडामेंटल यूनिट से, ठीक है? तो ये फोर्स का क्या हो जाएगा? एसआई यूनिट हो जाएगा। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट एग्जांपल क्या ले सकते हैं? नेक्स्ट और कोई एग्जांपल? Pressure. प्रेशर, वेरी गुड। यूनिट Pascal. पास्कल। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सही है ना? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन का क्या लिख सकता हूँ? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, दिस इज मीटर स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया, सो बच गया केजी पर सेकेंड स्क्वायर या मीटर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया? केजी भी क्या हो गया? फंडामेंटल यूनिट, मीटर फंडामेंटल, और सेकेंड भी फंडामेंटल यूनिट, सही है? यस ये हो गया प्रेशर। तो इस तरह आप डेराइव्ड यूनिट क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, ये प्रेशर को हम लोग क्या बोलेंगे? ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसको हम लोग देख नहीं सकते बट मेजर जरूर कर सकते हैं। तो जो चीज हम लोग मेजर कर सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है? यस ओके, फोर्स, हाँ एरिया भी है। एरिया का यूनिट क्या होगा?
एरिया की यूनिट क्या होगा? मीटर स्क्वायर। सो मीटर स्क्वायर किससे बना है? लेंथ से बना है, लेंथ इंटू लेंथ से बना है। तो एरिया भी क्या हो जाएगा? डेराइव्ड यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। हाँ सर। ठीक है। सो यूनिट जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भले ही आपको कुछ भी दे दिया जाए, जैसे 100 kg और 100 ग्राम, दोनों में कॉमन 100 है, लेकिन यूनिट अलग अलग है, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। सो फिजिक्स में हमेशा ध्यान देना यूनिट के ऊपर। सीबीएसई में भी अगर आप यूनिट नहीं लिखते हो अपने आंसर के पीछे, तो आपके 1 मार्क्स कट हो जाते हैं। यस सर। समझ में आया? यस। ओके चलो ठीक है, और बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। सो ये एक हो गया यूनिट का रिवीजन, और एक तो तुम लोग पहले से भी हो। अच्छा, दूसरा चीज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी जो मैंने अभी बताया था, फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं? which can be measured. विच कैन बी मेजर्ड। मेजर। विच कैन बी मेजर्ड। मेजर। फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप का होता है, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी और दूसरा होता है Scalar. स्केलर क्वांटिटी। Yeah. ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी और दूसरा हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। ये क्यों? फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए, इसका मतलब क्या हो गया? वाई स्केलर एंड वेक्टर। मेजर करने का दो तरीका होता है, एक होता है जिसमें हम लोग सिर्फ वजन करते हैं, सिर्फ क्वांटिटी मेजर करते हैं, और एक होता है कि क्वांटिटी के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी मेजर करना जरूरी है, अदरवाइज वो मेजरमेंट का कोई वैल्यू ही नहीं है। आई बात समझ में? तो इसलिए फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, हाँ फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्शन है, ठीक है, वेरी गुड। सो वेक्टर क्वांटिटी का आपके पास डिफिनेशन आ गया, किसी ने मैसेज किया, स्केलर क्वांटिटी का डिफिनेशन बताया था, उसमें क्या होगा? द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन मेजर और विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ओनली मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटी। लिख लोगे क्या? हाँ सर। फिजिकल क्वांटिटी which can be measured or represented by magnitude only are called Sir, what is magnitude? मैग्नीट्यूड। जैसे बाजार में खरीदने गए चीनी और आपने बोला कितना दे दो? 10 kg। ठीक है, किसी ने भी चीनी खरीदने गया और दुकानदार से बोला कि 10 kg चीनी दो, ये जो 10 है वो क्या है? इसी को बोलेंगे मैग्नीट्यूड। हाँ सर। Okay, sir. ठीक है, Yes, तो ये मैग्नीट्यूड और ये क्या हो गया? ये यूनिट। अच्छा, वो जो क्वांटिटी जो है वो किस पे डिपेंड किया? दोनों चीज पे डिपेंड किया, यूनिट के ऊपर भी और मैग्नीट्यूड के ऊपर। अगर 10 की जगह 5 लिखो तो भी क्वांटिटी कम हो जाएगा, 10 की जगह 15 लिखो तो भी क्वांटिटी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ओके, 10 को ऐसे वैसे ही रहने दो, केजी की जगह सिर्फ ग्राम लिख दो तो भी क्वांटिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब फिजिकल क्वांटिटी जो है वो किस पर डिपेंड किया? दोनों के ऊपर डिपेंड किया। फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है, जो उसका क्वांटिटी है, दैट डिपेंड्स अपॉन बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज यूनिट। ठीक है, यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, दूसरा उसका डायरेक्शन कितना होगा। अगर डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी तो वो क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी।
ऐसा कौन सा ऐसा चीज है जिसको मेजर करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है? मास। एग्जाम्पल लिख लो यहां पर, मास। अब जैसे चीनी मेजर करना था यहाँ पर, तो 10 केजी बोला, इसका मतलब समझ में आ गया दुकानदार को कि कितना चीनी देना है। उसको ये बताने की जरूरत नहीं कि 10 केजी साउथ डायरेक्शन में दो, या 5 केजी चीनी ईस्ट डायरेक्शन की तरफ चाहिए। ईस्ट डायरेक्शन यहाँ पर बोलने में कोई मतलब ही नहीं बनता है, मतलब टोटली पॉइंटलेस हो गया वो। सर कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ व्हाट? सर स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। कैपेसिटी यस सर। किस चीज का कैपेसिटी? सर 10 लीटर 4 लीटर ऐसे। ऑफकोर्स वो स्केलर क्वांटिटी है। किसी की डायरेक्शन बताने की जरूरत है क्या? जैसे एक टैंक लिया 500 लीटर का, तो उसका डायरेक्शन बताना जरूरी है नहीं? ये टैंक है 500 लीटर का जो कि सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन नहीं है, ऐसा जरूरी है नहीं। आपने बता दिया 500 लीटर, इसका मतलब उसको समझ में आ गया कि टैंक में 500 लीटर डाला जा सकता है। दैट इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और बताओ, और कोई एग्जांपल? डिस्टेंस, स्पीड, डिस्टेंस, स्पीड, ये सब के सब क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। करंट स्केलर क्वांटिटी है। करंट स्केलर क्वांटिटी है, वो मैं बताऊंगा जब वेक्टर बताऊंगा तभी कि करंट वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है। करंट के पास डायरेक्शन भी होना चाहिए। डायरेक्शन होता है। बिल्कुल होता है। देखो, इधर से करंट आया आई और इधर से करंट आया आई, ठीक है। उसके बाद अगर यहां से दोनों से एक कॉमन करंट जाता है तो ये कितना हो जाएगा? टोटल करंट कितना हो जाएगा? 2I। ये समझ में आया? इधर से करंट आया आई, इधर से भी करंट आया आई, तो टोटल करंट यहां से आउट कितना हो गया? 2I। अब देखो, वेक्टर क्वांटिटी के साथ कंडीशन क्या होता है कि वेक्टर क्वांटिटी ना सिर्फ डायरेक्शन होता है, वो वेक्टर लॉ को भी फॉलो करता है। इसी डिफिनेशन में जो कोई भी लिखता है कि फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटी लॉ, which can be represented by magnitude and direction and follows vector law are called vector quantity। ठीक है, तो तीसरा वर्ड भी बोलना जरूरी है, वेक्टर लॉ को follow। फिर से मैं बोलता हूँ। अच्छा, ये हो गया ना, स्केलर क्वांटिटी हो गया। यस सर। ठीक है, चलो अभी वेक्टर पे आ जाते हैं। इसमें कोई बहुत ज्यादा डिटेल में जाना है नहीं, मेन जानना आपको वेक्टर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं। सिर्फ पॉइंट। ठीक है, सो नेक्स्ट आ जाइए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का डिफिनेशन लिखो। द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी रिप्रेजेंटेड, लिख रहे हो क्या? यस सर, बोलिए ना। द फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी which can be represented by magnitude, comma, direction and must follows vector law are called vector quantity, are called vector quantity। उसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, लेकिन अगर वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है तो वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। बताता हूँ वेक्टर लॉ क्या है, वो भी बताता हूँ। ये हो गया लिख के? यस सर। हो गया सर। ठीक है, देखो वेक्टर लॉ बेसिकली वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन को कहा जाता है। ठीक है,
इसका मतलब क्या हो गया कि अगर एक वेक्टर ऐसा है, दूसरा वेक्टर ऐसा है ना, तो इन दोनों को जोड़ने की वजह से, जैसे मान लो कि ये एक 10 इधर गया और जैसे 5 मीटर इधर गया, 10 मीटर इधर गया, 5 मीटर इधर गया, इसका मतलब वो नेट अपने जगह से बी पोजीशन पर कितना दूर गया? 15 नेट डिस्टेंस कितना दूर गया? 15 मीटर। लेकिन एक्चुअल पोजीशन गैप कितना है? इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का अंडर रूट, यही होगा ना? अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ये जो वैल्यू आएगा वही अपने यहां से यहां तक का डिस्टेंस है। क्लियर? इसको बोलते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। मतलब दो वेक्टर को जोड़ना है तो इस लॉ से हम लोग ऐड कर सकते हैं। समझ में आया? यस सर। अच्छा, सेम चीज यहां पर अप्लाई करो। यहां पर 10I आया, मतलब 10 एम्पियर करंट आया, और यहां से 5 एम्पियर करंट आया। बाकी का करंट इधर से चला गया होगा, बाकी का करंट इधर से गया होगा। लेकिन क्या हम लोग यहां से अगर वायर जोड़ेंगे तो इसको बोल सकते हैं क्या कि इतना एम्पियर करंट इधर से जा रहा होगा? बोल सकते हैं क्या? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के द्वारा हम लोग बोल सकते हैं क्या कि चूंकि इस वायर में 10 एम्पियर, इस वायर में 5 एम्पियर, इसलिए इस वायर में 10 अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का आएगा। बोल सकते हैं ऐसा? नहीं बोल सकते। यस सर। नहीं सर, नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते, इसलिए करंट वेक्टर नहीं है। तो वेक्टर लॉ दो हो गया, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन एंड वेक्टर लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। वो आपके काम का चीज है नहीं, बहुत ज्यादा डिटेल में क्योंकि बताऊंगा नहीं, बिकॉज यही चीज फिर आपको 11th में डिटेल में पढ़ना है। तो बस वेक्टर का इतना चीज अगर आप जान गए कि वेक्टर किसको बोलते हैं। एग्जांपल क्या होगा वेक्टर का? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट और velocity, वेलोसिटी, और बताओ फोर्स, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, और कोई? प्रेशर है क्या? प्रेशर, प्रेशर है क्या? नहीं सर, नहीं होगा। नहीं है? नहीं सर। होगा सर। होगा सर। क्यों होगा? क्यों होना चाहिए? अगर किसी ने बोला कि टायर के अंदर हवा डाल दो 35 PSI, या 5 बार का हवा डाल दो, 2 बार का हवा डाल दो, तो उसमें बताना जरूरी है क्या कि दक्षिण के डायरेक्शन में डालो, या 5 बार का हवा पूरब डायरेक्शन में डालो? नहीं सर, नहीं होगा। नहीं। तो फिर प्रेशर का वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा वो, हाँ सर, है ना? सही बोल। ठीक है? वो स्केलर क्वांटिटी होता है, उसके कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, बस आप यूनिट और मैग्नीट्यूड में लिख दो, प्रेशर क्लियर हो जाएगा। सो ये हो गया। और भी सोच करके अपने से। अच्छा, टाइम क्या है? सर 5 बज गए। अबे वो नहीं, टाइम स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी? प्रेशर क्या है? हाँ, प्रेशर क्या है? पूछ रहा है। स्केलर। स्केलर क्वांटिटी है। हाँ, बहुत सारे लोग डाउट में रहते हैं कि ईसा पूर्व और ईसा के बाद तो टाइम में एक वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। टाइम वेक्टर लोगों को फॉलो नहीं करता, इसलिए टाइम क्या है? स्केलर क्वांटिटी। सर ग्रेविटी। ग्रेविटी बेसिकली वो क्या है? फिजिकल क्वांटिटी तो है नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स को बोलते हैं हम लोग, ग्रेविटेशनल फोर्स। यस हाँ, सर। ग्रेविटेशनल फील्ड अगर कहोगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। कोई भी फोर्स होगा वेक्टर क्वांटिटी होगा। अच्छा, कुछ रूल्स है जिसको समझ लो, जानना इंपॉर्टेंट है। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का कभी भी एडिशन नहीं हो सकता। लिख लो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। We cannot add a scalar quantity with vector quantity. With vector quantity. ठीक है? दूसरा, वेक्टर वेक्टर जोड़ सकते हो,
स्केलर स्केलर जोड़ सकते हो। सो स्केलर प्लस स्केलर विल गिव स्केलर। दो स्केलर को जोड़ करके कभी भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं आएगा। थर्ड, वेक्टर प्लस वेक्टर, दो वेक्टर को जोड़ने पर स्केलर भी नहीं आएगा, हमेशा वेक्टर ही होगा। ठीक है, यस सर। स्केलर इंटू वेक्टर, स्केलर इंटू वेक्टर हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होगा। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट, यस ये भी इंपॉर्टेंट। ये जितना भी पॉइंट है सब इंपॉर्टेंट ही है यार, मैं क्या बता रहा हूँ, ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। और ये याद रखना, ये मोशन में बहुत बार यूज किया जाएगा। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा 5 मीटर डिस्टेंस एंड देन 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट, व्हाट विल बी द टोटल डिस्टेंस। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं 10 + 5 15, जो कि गलत हो जाता है। क्यों? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, तो दोनों को ऐड नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? यस सर। तो सर किसी का साउंड लैग कर रहा है फिर से। ठीक है कोई नहीं, यू कैन मैनेज। अरे इतना तो मैनेज करना पड़ेगा, है ना। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद करना। अच्छा, और क्या इंपॉर्टेंट इसमें, वेक्टर कैन बी नेगेटिव, वेक्टर कैन बी नेगेटिव, 0 एंड पॉजिटिव। ठीक है, but scalar are mostly 0 or positive। मोस्टली कैन बी 0 और पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। लेकिन ज्यादातर स्केलर क्वांटिटी या तो 0 हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। नेगेटिव बहुत ही रेयरेस्ट केस में होगा, जैसे करंट के केस में नेगेटिव हो सकता है ना। करंट का अगर डायरेक्शन उल्टा हो गया है तो नेगेटिव करंट हम लोग ले लेते हैं, जबकि वो स्केलर क्वांटिटी है। तो ऐसा मैं नहीं बोल सकता कि स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव नहीं हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ देम आर 0 एंड पॉजिटिव। जैसे डिस्टेंस 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। मास पॉजिटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है, -10 kg नहीं हो सकता है ना। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, बिकॉज उसका डायरेक्शन अगर उल्टा होगा तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगा, माइनस। ठीक है, सो वेक्टर क्वांटिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, while स्केलर क्वांटिटी आर मोस्टली कैन बी 0 और पॉजिटिव। ठीक है, करंट कैन बी नेगेटिव, जबकि वो एक स्केलर क्वांटिटी है तब भी। ठीक है, क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, यस सर। सो ये हो गया हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपको जरूरत पड़ेगी थ्रू आउट द फिजिक्स। फिजिक्स का आपका जितना भी सिलेबस है, जितना भी आपको पढ़ना है, वहां पर आपको यूनिट एंड वेक्टर ये हमेशा आपको डिस्टर्ब करेगा, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। सो मोशन के बारे में थोड़ा सा जान लें। यस सर। सब लोग अवेलेबल है? यस सर। समझ में आ रहा है क्या? आगे बढ़े कुछ? यस सर। ओके, ठीक है, चलो। सो मोशन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट मोशन? तुम लोग क्या जानते हो? Object can be इट्स पोजीशन। if the object can A body अगर जो in motion position अगर मोशन पोजीशन टाइम the object is in that position with आवाज कट हो रहा है तुम्हारा। equal motion. अगर जैसे
अगर पोजीशन चेंज हो रहा है इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि वही मोशन में है ना। अच्छा द मूवमेंट ऑफ ए बॉडी और एन ऑब्जेक्ट रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड मोशन। ठीक है, किसी ने ये डिफिनेशन लिखा है, शायद चुनो ने लिखा है। सो नाइस वन, वेरी गुड, डिफिनेशन सही है। अगर वो अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अगर बॉडी का मूवमेंट हो रहा है देन इट इज कॉल्ड मोशन। ठीक है, अगर सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में मोशन नहीं हो रहा है मतलब उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो उसको मोशन हम लोग नहीं बोलेंगे। ठीक है, सो हाँ सर। क्या अर्थ मोशन में है? यस सर है पर लगता तो है नहीं ना, पर लगता तो है नहीं सर। अर्थ का मास बहुत ज्यादा है इसलिए अर्थ का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है ना। यस यस सर। अच्छा, दूसरा ये है कि उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम लोग खुद बैठे हुए हैं, हाँ इसलिए हमें पता नहीं चलता। इसलिए हमें पता नहीं चलता है ना। सो मोशन का एक डिफिनेशन लिखिए एंड फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मोशन किसको बोलते हैं? ए बॉडी इज, बोलो क्या? हाँ सर ये सब बोलिए। बोल के बताते हैं। हाँ, ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, हो जाएगा दूंगा। ए बॉडी इज यस सर। said to be in motion यस सर आगे। a body is said to be in motion when it changes its position हाँ सर। with respect to को शॉर्ट में लिख सकते हो WRT, है ना। तो ये बार बार आएगा इसलिए इसका एक शॉर्ट फॉर्म बना लो WRT। विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, with respect to time यस and with respect to a reference body and with respect to a reference body। पापा जी के बेंच। ठीक है, यस सर हो गया। सो मोशन का डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि जब किसी भी बॉडी का पोजीशन चेंज होगा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम टू टाइम उसका पोजीशन चेंज हो जाए विथ रेस्पेक्ट टू अ रेफरेंस बॉडी। रेफरेंस बॉडी को अंडरलाइन करो, हाँ सर कर लिया। रेफरेंस बॉडी को अंडरलाइन करो और नीचे लिखो रेफरेंस बॉडी। रेफरेंस body, Yes, the sir. body who absorb the motion, the body सर रुकिए। मैं तो रुका हूँ, आई एम इन रेस्ट। हाँ सर। यस बॉडी बोलिए। द बॉडी ऑब्जर्व who observe the position of a body is called reference body। शुरू से बोलेंगे सर, वीडियो कट हो गया सर। कट हो गया, फिर से बोलो। हाँ सर। The body who observe the position of a body हाँ सर। is called reference body। हाँ सर। सर हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो बॉडी किसी बॉडी का पोजीशन को ऑब्जर्व कर रहा है, इसका मतलब सिंपल कि वो ऑब्जर्वर है, वो ऑब्जर्व कर रहा है कि बॉडी कहाँ गया। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रेफरेंस बॉडी बोलेंगे। रेफरेंस बॉडी भी बोल सकते हैं, रेफरेंस पॉइंट भी बोल सकते हैं, हाँ सर। रेफरेंस पॉइंट भी बोल सकते हैं। रेफरेंस जैसे पॉइंट ना है आप लोग का। हाँ, नो सर। कुछ बोले क्या? नो रेफरेंस सर। पॉइंट और रेफरेंस बॉडी भी बोल सकते हैं। रेफरेंस पॉइंट क्या करेगा? हमें पोजीशन बताएगा कि इस पोजीशन से इस पोजीशन तक गया, मतलब जीरो से स्टार्ट किया है ना,
1 2 3 4, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, हाँ सर। क्लियर है क्या? रेफरेंस पॉइंट भी बोल सकते हैं। अच्छा, रेस्ट का डिफिनेशन क्या हो जाएगा? When body is not changing its position with respect to time with respect to any reference body, यस सिर्फ नॉट लगा देना है, तो वो आपको डिफिनेशन कंप्लीट करना होगा। लिख लोगे? तो रेस्ट का डिफिनेशन लिख। हो गया क्या? किसका सर, किसका डिफिनेशन बोले? रेस्ट का। रेस्ट का यस सर, हो गया। इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन, नॉट लगा दो सिर्फ चेंज के पहले, हो गया रेस्ट का डिफिनेशन। ठीक है, यस सर। अरे इसमें एक नोट, हाँ सर। इसमें एक नोट लिख लेना, नोट। हाँ सर, हो गया। Yes. इसमें नोट क्या होगा कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट का डायमेंशन वो हम लोग पॉइंट साइज कंसीडर करेंगे जब तक कि कहा ना जाए, है ना? तो नोट अपने भाषा में लिख लो, हिंदी में है। यस सर। ये नोट्स है अपने समझने के लिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं। तो नोट अपने भाषा में लिख लो, जब तक कहा ना जाए ऑब्जेक्ट पॉइंट मास की तरह बिहेव किया जाएगा। ठीक है सर, क्या लिखना है? जब तक कहा ना जाए तब तक ऑब्जेक्ट को पॉइंट मास की तरह बिहेव करना पड़ेगा। समझ में आया? इसका मतलब क्या हो गया? हाँ सर, आ गया। नो सर। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे ये मान लो ओरिजिन है और मैंने बोला कि एक ट्रेन ओरिजिन पर है, तो ट्रेन छोटा तो होता नहीं है ना, ट्रेन तो कुछ होगा 300 मीटर या 150 मीटर का। हाँ सर। तब ट्रेन कहाँ बना है? हम ये थोड़ी बोलेंगे कि ओरिजिन यहां से लेकर के और यहां तक है, ये है ओरिजिन 0,0, ऐसा नहीं बोल सकते। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ट्रेन की लंबाई मान लो 0 है, ट्रेन है ही नहीं, इसका मतलब ये है हमारी ट्रेन और ये है हमारा ओरिजिन। बात क्लियर है? तो जब तक आपसे कहा ना जाए कि ट्रेन का आपको लेंथ कंसीडर करना है, तब तक आप लेंथ कंसीडर मत करिए। वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा, पॉइंट मास होगा। अच्छा, पॉइंट मास को अंडरलाइन करो और लिखो पॉइंट मास। पॉइंट मास किसको बोलते हैं? सर वो क्या बोले, जब तक कहा ना जाए तब तक, उसके आगे सर? ऑब्जेक्ट को पॉइंट मास कंसीडर करना है। जब तक क्वेश्चन में नहीं कहेगा तब तक आप ऑब्जेक्ट को पॉइंट मास ही कंसीडर करेंगे। हाँ सर। ठीक है? अच्छा, पॉइंट मास को अंडरलाइन करो और लिखो पॉइंट मास किसको बोलेंगे? यस सर, बोलिए। लिखो अ डायमेंशनलेस ऑब्जेक्ट, डायमेंशन लेस ऑब्जेक्ट हाँ सर। a dimensionless object is called point mass। हाँ सर, हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, ये हो एग्जाम्पल। बहुत, इसका कोई डायमेंशन है क्या? व्हाट विल बी इट्स लेंथ, व्हाट विल बी इट्स विड्थ, व्हाट विल बी इट्स हाइट, कुछ नहीं बता सकते। ठीक है? बताओगे तो माइक्रोन में बताओगे, उसका जरूरत नहीं है। सो पॉइंट मास किसको बोलोगे? जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, लेंथ 0, विड्थ 0, हाइट 0। ठीक है? ओके, सो ये हो गया अबाउट पॉइंट मास। रेफरेंस बॉडी हो गया? हाँ सर, हो चुका है। चलो, अच्छा ये बताओ, मोशन कितने टाइप के होते हैं? 2, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म।
वैसे देखो देखा जाए तो मोशन को बहुत सारे पैरामीटर्स पे डिवाइड किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ यूनिफॉर्मिटी यू कैन से दैट ये यूनिफॉर्म होगा और नॉन यूनिफॉर्म होगा, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ पाथ फॉलोड बाय द बॉडी तो फिर वो हो जाएगा रेक्टिलिनियर मोशन, है ना, सर्कुलर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन और रैंडम मोशन, सर्कुलर मोशन, हार्मोनिक मोशन, बहुत सारे वाइब्रेटरी मोशन, वही हो गया वाइब्रेटरी मोशन, हार्मोनिक मोशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ पाथ हम लोग मोशन को डिवाइड कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिफॉर्मिटी हम लोग मोशन को डिवाइड कर सकते हैं। तो लिखिए आगे, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिफॉर्मिटी motion can be divided into two parts. Motion can be divided into two parts. First one is uniform motion and second one is non-uniform motion. First one is uniform motion. Second one is non-uniform motion. हाँ सर। हो गया? हाँ सर। तो फर्स्ट पॉइंट दीजिए यूनिफॉर्म मोशन। 2 मिनट सर बोलिए। फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। डेफिनेशन लिखिए, किसी को पता है क्या? Yes sir. आप बोल सकते हो, बोलो। When the object covers equal distance in equal interval of time is called यूनिफॉर्म मोशन। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो लिख लो, ऑब्जेक्ट, when an object covers, very good Krishna, when an object covers equal distance in equal time, when an object covers equal distance in equal time interval, equal time interval is called uniform motion. It's called uniform motion. ठीक है? इक्वल को अंडरलाइन कर देना। मैं अंडरलाइन जैसे करा रहा हूँ ना, जैसे इक्वल टर्म्स इसमें इंपॉर्टेंट है, वैसे ही आपको एग्जाम में भी जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डिफाइन यूनिफॉर्म मोशन, तो आप क्या करोगे? इसमें डेफिनेशन आप ऐसे लिखोगे और इंपॉर्टेंट टर्म्स को अंडरलाइन करोगे, है ना। अभी जैसे कर रहे हो वैसे ही आपको मार्क्स फुल मिलेंगे। क्लियर? ठीक है। ओके, सेकंड पॉइंट देखो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चुन लो। यस, वेरी गुड। When an object travels या covers when unequal distance In equal interval of time. in equal interval of time, याद रखना, unequal interval of time नहीं, यहाँ पर मिस्टेक होता है। When an object covers unequal distance in equal interval of time, यहाँ पर अनइक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल, ये इंपॉर्टेंट है ना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नहीं, फिर फायदा क्या? कंपेयर करेंगे तो किस में करेंगे? इक्वल इंटरवल्स में ही करेंगे ना। हाँ सर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 0 to 5 सेकेंड,
कोई ऑब्जेक्ट 10 मीटर चलता है, नेक्स्ट 5 to 10 सेकेंड वो 20 मीटर चलता है, नेक्स्ट 10 to 5 सेकेंड वो फिर से 10 मीटर चलता है। इसका मतलब क्या हो गया, हर 5 सेकेंड में वो कितना चल रहा है, कभी 5-10 मीटर चल रहा है, कभी 20 मीटर चल रहा है, कभी 10 मीटर चल रहा है ना। तो इक्वल टाइम इंटरवल में हमेशा उसका डिस्टेंस ट्रेवल कितना है, अलग अलग है, इसलिए ये जो मोशन होगा वो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, है ना, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, चलो एक एग्जांपल बताओ, पूछता हूँ। यस सर। Sir, a freely falling body. फ्री फॉलिंग बॉडी यूनिफॉर्म मोशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, Sir, non-uniform. नॉन यूनिफॉर्म होगा। हाँ वेरी गुड, क्यों, क्योंकि उसका स्पीड धीरे धीरे बढ़ते जाता है, तो स्टार्ट करेगा 0 से, है ना, और जैसे जैसे वो नीचे की तरफ आएगा वैसे वैसे उसका स्पीड बढ़ते जाएगा, स्पीड बढ़ते जाएगा। इसका मतलब जैसे एग्जांपल देखो, ये हमारा हो गया, मान लो सपोज दैट ये टावर है, बोलते हैं वो चीज, है ना, और इसके ऊपर तुम खड़े हो और तुम्हारे हाथ में ये बॉल है और ये बॉल आया यहाँ से नीचे, है ना, यह हमारा जमीन हो गया। जब यहाँ पर होगा इनिशियली तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा, 0। इस पोजीशन पर आ गया तो समथिंग इसका स्पीड कितना हो जाएगा, 10। लेट अस अज्यूम 10 मीटर पर सेकेंड। इस पोजीशन पर आ गया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। यहाँ पर गिरने से पहले 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि हर एक पॉइंट में इसका वेलोसिटी क्या हो गया, चेंज होते जा रहा है। इसका मतलब ये मोशन क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो फ्री फॉलिंग इज द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है? यस सर। चलिए ठीक है, आपकी क्लास कब तक है? क्लास कब तक है? शायद 5 बजे तक। सर कितना बजे? 5:30 बजे तक ना था सर क्लास। ओके ओके, तो चलिए फिर बाकी का नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी बुक है क्या आपके पास? यस एनसीईआरटी बुक है? वर्मा भी है। एससी वर्मा भी है और एनसीईआरटी भी है, तो जो सबके पास कॉमन है, सबके पास कॉमन होगा एनसीईआरटी। हाँ, तो एनसीईआरटी सबसे पहले आप लोग मोशन का रीडिंग, एनसीईआरटी का फर्स्ट 2 पेज आप लोग रीडिंग करके आओगे। ठीक है, और आज का क्लास का जो भी नॉन यूनिफॉर्म तक होगा। हाँ, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म तक स्टडी कर लेना। इस चांद से है, इस चांद से करना है, एससी वर्मा हो, एससी वर्मा से करना, कहीं से भी करना, स्टडी करके आना। बिकॉज नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले मैं पिछले क्लास का पूछूंगा, देन उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। ओके, क्लास समझ में आएगा ना? यस सर। हाँ सर, आ गया। ओके, चलो बाय। थैंक यू। बाय सर। ओके, बाय सर। Bye. Bye.